नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, नमस्कार। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। चंद्र प्रकाश जी, अब तो लगभग 24 घंटे का समय बचा है जब मतदान होना है पहले चरण का बंगाल में। लेकिन इस बार हम सब ने देखा कि ममता बनर्जी का ध्यान प्रचार में कम था, अदालतों की तरफ ज्यादा था। सुप्रीम कोर्ट में वो अभी पिछले कल तक आ रही थी, दलीलें वहां पर उनकी पार्टी के वकील दे रहे थे। और आज भी कोलकाता हाई कोर्ट में तृणमूल कांग्रेस पहुंची हुई है। सुना एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई होने वाली है। इनको डर सता रहा है कि इनके कुछ कार्यकर्ताओं को सुरक्षा बल उठा सकते हैं। बिल्कुल, ममता बनर्जी जो है वो इस बारी जो आप कह रही हैं कि लाचार हो गई, क्योंकि जो उनका एक था कि अंतिम समय में, अंतिम दिनों में कुछ नाटक नौटंकी कर कर वो पार कर ले जाती। और लेकिन वो पूरे समय उनकी ऊर्जा जो है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में चली गई, क्योंकि कोर्ट से उनको जो जो आशा थी, उनको था कि भाई कोर्ट एक थोड़ा सपोर्ट कर दे, क्योंकि उनको हमेशा से सहयोग अदालतों का मिलता रहा है, तभी तो उनका मन इतना बढ़ा और तभी तो उनकी उनकी आज ये आक्रामक शैली है। लेकिन कोर्ट्स भी जब समझ गई कि भाई ये व्यक्ति ये उसका दुरुपयोग कर रही हैं उस सहूलियत का, तो कोर्ट्स का निश्चित रूप से। और दूसरी बात है कि कोर्ट्स रोक नहीं सकती थी एसआईआर की जो प्रक्रिया को ये रोकने का प्रयास कर रही थी। तो अब देखिए, अब 152 सीटों पर जो अब कल मतदान होगा, उससे पहले एक ये जो आज कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका इन्होंने 2 दिन पहले, मतलब परसों डाली थी। और जब डाली थी तो उसमें अर्जेंट हियरिंग चाहते थे उनके बंगाल सरकार के वकील। उन्होंने कहा कि भाई हमारे ये याचिका कल्याण बनर्जी जो उनके सांसद हैं उन्होंने डाली है टीएमसी के। उनके वकीलों का कहना था कि भाई 800 लोगों को, हमारे 800 कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करने की तैयारी है। 800 ही क्यों, 825 क्यों नहीं, 850 क्यों नहीं, 750 क्यों नहीं? 800 ही बोल दिया है तो 1000 बोल दो थोड़ा बढ़ाकर। तो लेकिन हाईकोर्ट में पूछा गया कि भाई ऐसा क्या इसमें अर्जेंसी है? निषेधाज्ञा लगती है जब चुनाव होता है तो, और चुनाव आयोग जिसे समझता है कि हाँ इनसे कानून व्यवस्था का कोई संकट हो सकता है, उसकी कई बारी उनको घर से निकलने से रोक देते हैं, कई बारी अरेस्ट करते हैं, कई बार नजरबंद करते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने उनकी याचिका एक्सेप्ट की और 22 तारीख का दिन दे दिया कि 22 तारीख को हम उसकी सुनवाई करेंगे, 23 तारीख को मतदान है। अब उसमें वो 800 इसलिए क्योंकि ये 800 जो ये हमारी जानकारी है कि मतलब 800 ये उनके बमबाज हैं तृणमूल कांग्रेस के। इनको आइडेंटिफाई किया गया था कि ये कौन एक स्क्वाड चलता है इनका, जो जगह जगह दंगे फसाद जहां पर भी ये धमका कर लोगों को रोकना हो, इनकी अलग अलग टुकड़ियां होती है। ऐसा नहीं कि 800 एक साथ चल रहे हैं, अलग अलग जगहों पे हैं, अलग अलग जिलों में इनकी तैनाती होती है। ये बाकायदे एक ट्रेंड बम फेंकना हर कोई नहीं कर सकता। कोई एक सामान्य अपराधी भी बम नहीं फेंक सकता, अगर उसको बम फेंकने का की प्रैक्टिस नहीं है तो ये प्रोफेशनल बमबाज है। गोली चलाने वाले, पेट्रोल बम फेंकने वाले, आग लगाने वाले। और मतलब एक इनको पता है कि सुरक्षा बल जो है इस बारी, जिस तरीके से केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो आए हैं, इन भाई इस तरीके से ही इनके लिए ही तो उनको ट्रेनिंग होती है, वो इनको 1 मिनट में कंट्रोल कर लेंगे सामान्य दंगाइयों को। लेकिन ये ट्रेंड दंगाई हैं, ये मोर्चा ले सकते हैं, ये गलियों में छुपकर और अलग अलग छतों से हमला कर सकते हैं सुरक्षा बलों पर। और यही है जो जिनके कारण एक डर का माहौल बनता है और वोटर घर से नहीं निकलने पाता है। और जिसके बाद फिर वो जो छापों वाली जो एक कहानी बंगाल की बार बार हम सुनते हैं कि वोट छपा छापा जाता है, वो शुरू होता है। तो ये असली उस पूरे तंत्र का नट बोल्ट, वो असली नट बोल्ट है, जिसको जब ये इनको लगा कि अगर ये हमारे 800 जो शूरवीर हैं, हमारे 800 जो हमारे असली कार्यकर्ता हैं, हमारे 800 जो असली बमबाज हैं, अगर उनको उठा लिया गया तो फिर कैसे ममता बनर्जी का खेला हो भी। तो अब ये याचिका लेकर कल्याण बनर्जी पहुंच गए हैं कलकत्ता हाईकोर्ट में, और अब देखना है कि आज क्या होता है। लेकिन हाँ, ये लोगों ने आइडेंटिफाई कर रखा है, लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि ये कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं। 800 कार्यकर्ताओं की क्या गिनती है, पूरे बंगाल में 800 कहाँ चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये क्रूशियल 800 है, ये महत्वपूर्ण 800 है, जिनका जेल जाना ममता बनर्जी अफोर्ड नहीं कर सकती है। और जिस वक्त मैं और आप बात करें, क्या पता अभी पिछली रात को अलग अलग जगह से उनको उठा लिया गया हो और इसीलिए कल्याण बनर्जी भौंतराए घूम रहे हो, इसीलिए कोर्ट में पहुंचे हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या आपको लगता है कि यही बमबाज हैं जो बाइकों पर सवार होकर रैलियां निकालते थे जब चुनाव प्रचार थम जाता है 5 बजे और अगले 48 घंटे में डोर टू डोर कैंपेनिंग होती है, उस दौरान रैलियां निकालने का बड़ा प्रचलन है, खासतौर पर बंगाल में। तो ये जो बाइक्स की रैली के ऊपर भी रोक लगाई है चुनाव आयोग ने, क्या इसी से जुड़ा हुआ मामला है ये?
देखिए, निश्चित रूप से अगर वो बमबाजी करेंगे तो उनको बाइक्स की तो आवश्यकता होगी, क्योंकि बाइक सबसे एफिशिएंट व्हीकल होता है। बंगाल में कोई ऐसा तो है नहीं कि वो कारों से निकलेंगे या फिर उनके पास कोई टैंक और मिसाइल होंगी, ऐसा तो होगा नहीं, तो बाइक ही उनका सवारी होगी। तो निश्चित रूप से ये एक तरीका होगा, और सामान्य गुंडे बदमाश भी बाइक से घूमते ही हैं। तो दोनों ही एक बाइक बाइक रैलियों पर जो रोकने का जो पूरा है, वो एक ओवरऑल एक लॉ एंड ऑर्डर का जो एक माहौल बिगाड़ने का तरीका होता है, एक पूरा जो आप आदेश दिखा रही हैं कि बाइक रैली किसी भी तरह की होने, ये देखिए एक सामान्य कानून व्यवस्था को लागू करने, लेकिन बंगाल में ये लागू नहीं होता है। बंगाल में लागू इसलिए नहीं होता क्योंकि उनका टीएमसी का पूरा कैडर निकलता है सड़कों पर, जब वो दंदनाते हुए 24 घंटे पहले से घूमेंगे, तो किसको अपनी जान देनी है जो जाएगा और वहां पर मतदान केंद्र में अपनी जिंदगी को जोखिम में डालेगा, तो लोग दूर रहते हैं। तो वो एक भय का माहौल ना हो, लोग जाकर निश्चित रूप से वोट डाल सकें, इस चीज के लिए बड़ा आवश्यक है कि बाइक भी रोकी जाए, बमबाज भी रोके जाए, और ममता बनर्जी का ये जो जो पूरा एक बुली सिस्टम है, इसको इसके हर एक, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई एक ही किसी 2-3 तरीकों से वो 2-3 जड़ी इस्तेमाल कर रही हैं और उससे वो पूरे बंगाल को कंट्रोल किए हुए हैं। ये उनके 50 जो एक तंत्र है, जो पूरा 50 जो उनके तरीके हैं, उनमें से 2 महत्वपूर्ण तरीके हैं जिनको इन मौके पर रोका जा रहा है। इन्हीं के अब भरोसे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से कुछ सहायता मिली नहीं, और बाकी जितने तरीके थे नकली वोट बनाने का, वो कुछ चला नहीं। इनके घुसपैठिए जो है बहुत सारी संख्या में बांग्लादेश भाग गए। अब जो जितना है उससे करना है, तो अब वो भी अगर छीन ले जाएगी तो फिर तो ये लोकतंत्र की हत्या ही है, मतलब उनकी भाषा में, मतलब जो कहते हैं ना कि यहाँ पे कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, तो ये लोकतंत्र की हत्या ही कहेंगे उनकी भाषा में। और ये जो बाइक रैलीज पर रोक लगाई गई है, इससे आप देखिए कितने बौखलाए घूम रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के नेता, बल्कि पूरा विपक्ष कि अरे देखिए गरीब आदमी चलता है बाइक पर, कई बार इमरजेंसी में जाना पड़ता है, फिर ऑनलाइन एप्स में जो सामान घर में डिलीवर किया जाता है उसके लिए भी लोग बाइक का इस्तेमाल करते हैं, कितनी तकलीफ हो रही है। लेकिन बंगाल के लोग तो जानते हैं ना कि कैसे सड़कों पर एक साथ हजारों की तादाद में बाइक निकलते हैं बाइक रैली में, और वो सिर्फ शक्ति प्रदर्शन होता है। जिस जिस इलाके से वो निकलते हैं वहां के लोगों को डराना होता है कि अगर वोट देना होगा तो तृणमूल को देना, अगर नहीं देना होगा तो घर के अंदर बैठो। ये तरीका होता है, और इसको इस बार चुनाव आयोग ने बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया है। और आप देखिए किस तरह के चाक चौबंद बंदोबस्त है, कैसी बख्तरबंद गाड़ियां वहां पर घूम रही हैं इस वक्त। देखिए सीआर, मतलब 2,500 करीब 2,400 कंपनियां जो हैं, उनका वहां होना, बंगाल की पुलिस को जो कि पूरी तरह से तृणमूल का कैडर है, उसको इस पूरी इलेक्शन प्रिपरेशन से बाहर रखना, जो इसके अलावा जो वॉलंटियर्स की एक फोर्स बनाई हुई है, मतलब बंगाल में एक चीज चलती है, एक वॉलंटियर्स होते हैं, और वो वॉलंटियर्स की बाकायदे वर्दी होती है, और उनकी पावर जो होती है वो बंगाल पुलिस से ज्यादा होती है। मतलब बंगाल पुलिस का एक दरोगा, एक इंस्पेक्टर अगर खड़ा है और एक वॉलंटियर खड़ा है, तो वॉलंटियर वही वही सारे काम करता है, जो वसूली के काम, धमकाने के काम, वो एक पूरे एक तंत्र का वो एक बड़ा महत्वपूर्ण नटबोल्ट होता है। तो उनकी भी वर्दियां उतरवा ली हैं, उनको कह दिया गया कि अपनी अपनी सरकारी जो वर्दी है वो वापस करो, और इलेक्शन के दौरान उनको बीएलओ बना बना के टीमों में घुसाया गया था, जो बंगाल की प्रशासन की तरफ से। तो उनको आइडेंटिफाई करके निकालना, उनकी वर्दियां हटाना, क्योंकि अगर वो वर्दी पहन के खड़ा हो गए तो फिर जनता तो उनको जानती है, जो स्थानीय लोग हैं, कि भाई ये तो वॉलंटियर है। तो वो उनकी वर्दियां उतरवाई गई हैं कि भाई आप 3 दिन जहां हो वहीं रहो, एक सामान्य व्यक्ति की तरह से आपको इलेक्शन के पूरे उससे व्यवस्था से दूर रखा जा रहा है। और कहीं आप सड़क पर चेक पोस्ट लगाकर, कहीं वसूली का काम, कहीं किसी तरह का, मतलब उनका कोई एक तरह से उनकी कोई गतिविधि, उनकी कोई हरकत उस दिन अलाउड नहीं है। तो इस तरीके से ये अगर आप देखें तो ऐसे कदमों की एक लंबी सूची है, और वो चुनाव आयोग हर जगह जहां उनको कहीं कुछ ढीला दिखता है वो नट बोल्ट कसते हैं। कई जगह पे लीकेज है भी, इसमें भी जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। और दूसरी बात है कि साथ साथ में ममता बनर्जी का एक पूरा सपोर्ट सिस्टम दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक भी है, जो कभी ओपिनियन पोल के नाम पर, तो कभी वहाँ के जो ये चुनाव आयोग की सख्ती है उसको लेकर भ्रम फैलाकर कहा जा रहा है कि जी फलाने जी के का वोट कट गया। अब वोट कट गया, 2-4 लोगों का वोट कट गया तो कट गया, कहाँ नहीं कटता है। कोई बंगाल पहला अजूबा चुनाव थोड़ी है कि जो वहां पर वोट कट गया। अगर किसी ने अपना पर्चा नहीं जमा, अपना एप्लीकेशन नहीं जमा किया तो उसका वोट कट गया। लेकिन भ्रम फैलाना, ममता बनर्जी के जो एक पूरा जो सपोर्ट सिस्टम है, वो अपनी अपनी जान अंतिम दिनों में पूरी कोशिश कर रहा है कि कुछ तमाशा हो जाए, कुछ खेला हो जाए। लेकिन अब उनको आशा है कि ममता बनर्जी अभी आज से लेके कल परसों तक में
मतलब कल तो वोट ही पड़ना है, और आधी से ज्यादा सीटें 152 सीटों पे मतदान हो जाएगा। अभी तक उनके दिमाग में कोई ऐसा एक्सीलेंट आइडिया नहीं आया है जैसा पिछली बार आया था टांग तुड़ाकर, जो व्हील चेयर वाला जो आइडिया था। और अब देखना है कि 24 घंटे में क्या पता अब उनके शैतानी दिमाग में कोई और आइडिया आ जाए, लेकिन अभी तक तो उनके जितने भी तरीके थे वो सब विफल हो रहे हैं। और ये लड़ाई मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एक जगह आग बुझाते हो, दूसरी जगह आग लग रही है, फिर वहां पर आग बुझाते हो। चुनाव आयोग की भूमिका लगभग वैसी है। और करीब करीब अगर 2-2.5 लाख के करीब अगर सैनिक बल है, और उनको इस जी। बार शक्ति के साथ अगर रखा जा रहा है, जो उनके साथ पूरा वो एक जो आप कह रही हैं बख्तरबंद गाड़ियों की एक व्यवस्था है, तो निश्चित रूप से उस सब से भी एक सुरक्षा का भाव लोगों में पैदा होता है, गुंडों के मन में भय आता है। तो बाइक लेकर निकलने और इन सब चीजों मतलब वो सारी चीजें कहीं ना कहीं उसकी वजह से नियंत्रण में आएंगी, ऐसी आशा करनी चाहिए। कल देखते हैं क्या दृश्य रहता है बंगाल का। लेकिन उधर तो खातूनों की भी बड़ी तलाशी के बंदोबस्त कर लिए हैं चुनाव आयोग ने। इस बार खातूनों के बुर्के उतारे जाएंगे। वो कहा जा रहा है कि शायद जो पोलिंग बूथ है उसके कुछ मीटर की दूरी पर ऐसी व्यवस्था होगी, तो इस बार कोई बुर्का पहनकर किसी और का वोट नहीं दे पाएगा। देखिए, ये तो एक बड़ा अत्याचार है कि इस गर्मी के मौसम में किसी को बुर्का पहनकर और वोटर वहां तक आना पड़े, मतदान केंद्र तक अपना वोट देने के लिए। और 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार अगर वो एक महिला आती है और मतलब अपने घर में जो भी जीवित मृत काल्पनिक अकाल्पनिक जितने भी तरह के वोटर बने हुए हैं बांग्लादेशी, वो सबका छाप के चली जाती है। तो एक अच्छी व्यवस्था थी, पेट्रोल बचता होगा, रिसोर्सेज बचते होंगे। एक महिला आई और 2 महिलाएं घर में खाना वाना बना रही हैं, तो वो एक व्यवस्था थी जिसको अगर ये तोड़ रहे हैं तो ये भी एक लोकतंत्र की हत्या है, अगर हम वैसे कहें तो। लेकिन देखिए, बात वही आ रही है कि ये नौबत क्यों आई। ये नौबत इसलिए आई है क्योंकि इससे पहले तो जरूरत ही नहीं थी। वो तो भाई वो सीपीएम का कैडर जाता था और वोट छाप के चला आता था। अभी एक मेरे मित्र से अभी नहीं कल बात हो रही थी, कह रहा था कि उसके यहाँ पर पहली बार टीएमसी का कार्यकर्ता पर्ची देने आया है। उसके घर पे टीएमसी का कार्यकर्ता पर्ची देने आया है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। टीएमसी का कार्यकर्ता वोटर कार्ड रिसीव वो लेने आता था कि वोटर कार्ड दे दो, तुम कहाँ जाओगे वोट देने, हम हो जाएगा, वोट पड़ जाएगा। तो वो वोटर कार्ड लेके जाते थे सबके, पूरे पूरे कॉलोनी, पूरे पूरे मोहल्लों के, और जाकर आपका वोट छप जाता था। 5-6 दिन बाद आपका वोटर कार्ड वापस आ जाता था। पहली बार किसी भी आम भारत के राज्य, जैसे हम किसी और राज्य की बात करें, तो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आते हैं, 1-2 दिन पहले आपको एक एक पूरे सारे सदस्यों के नामों की एक पर्ची दे देते हैं, जिसमें लिखा होता है कि आपका मतदान केंद्र कहाँ क्या है, आपका वोट, आपका नंबर क्या है, वगैरह वगैरह, एक बेसिक जानकारी होती है। आप जाते हैं, अपना वोट डाल के उस पर्ची को दिखाकर आपका वोट हो जाता है। तो मतलब ये ममता बनर्जी के 25 साल के इतिहास में उसने पहली बार देखा। तो सोचिए कि अब उसको भी कष्ट उठाना पड़ा, पर्ची देना पड़ा, और खातूनों को, बुर्का नशीनों को पहली बार वोट डालने जाना पड़ेगा। तो ये सब बड़ा ही एक मतलब एक देखें तो कष्ट हो रहा है। अब चुनाव आयोग जो है वो कष्ट दे रहा है। मतलब इस इतने कष्ट, इतने पाप लेके ज्ञानेश कुमार कहाँ जाएंगे। मतलब ममता बनर्जी को भी दुखी कर रहे हैं और ममता बनर्जी के वोटरों को भी दुखी कर रहे हैं। तो ऊपर से सुप्रीम कोर्ट उनके लिए कोड़ में खाज बना हुआ है कि उनकी सुनवाई भी नहीं कर रहा है। लोकतंत्र की हत्या, उनका तो लोकतंत्र यही है। अब अगर यही है तो उसकी हत्या हो रही है। सर, अगर इन खातूनों की पहचान होगी, वेरिफिकेशन होगा, तो उसको लेकर भी तो ऊहापोह की स्थिति शुरू हो गई है ना कि अरे बुर्का उठाकर आप कैसे देखेंगे। अरे भाई, ये अपने जब वो क्या बनवाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, तो क्या उसमें अपनी शक्ल नहीं दिखाती हैं? आज आप अनाउंस कर दो कि फलानी जगह पर 500 रुपए मिल रहे, कैसे भागी भागी आएंगे, कतारों में खड़े हो जाएंगे। याद है ना, जब 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने कह दिया था कि 5 तारीख को हर महीने की आपको 8,500 रुपए मिलेंगे। तो चुनाव के नतीजे आने के बाद उनको ये समझ में नहीं आया कि हार गई है कांग्रेस, फिर भी पहुंच गई थी वो पैसे लेने के लिए कि कहा था राहुल गांधी ने, हमने तो फॉर्म भरा है, यहां तक रोना पीटना किया गया था। तो ऐसे में आप सोचिए कि अगर उनकी इस तरह से पहचान की जाएगी, फिर तो बड़ी सांसद है, फिर तो इसके लिए बवाल करेगी ममता बनर्जी की, देखिए महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, ये नारा लगाएंगे ये लोग। देखिए, बुर्के ने तो भी बहुतों की नींद उड़ा रखी है ना। बुर्के ने तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की भी कुछ दिन पहले जब ये आदेश आया था, आपको याद होगा कि अखिलेश यादव थे सबसे पहले जिन्होंने कहा था कि नहीं नहीं नहीं, ये तो महिलाओं का अपमान है, महिलाओं के साथ अत्याचार है। आप आई कार्ड देखिए, आप कौन होते हैं बुर्का उठाकर चेहरा देखने वाले। तो वहां पर भी उन्होंने यही सब तमाशे होंगे निश्चित रूप से। उन्हीं के ही, वो तो उन्हीं के इंटर्न है। ममता बनर्जी अगर उनकी बॉस हैं तो ये उनके शागिर्द हैं अखिलेश यादव।
तो बॉस भी वही नौटंकी, वही रोना रोएगा। और इन्होंने उसकी व्यवस्था कर रखी है कि जो आई कार्ड चेक किया जाएगा, जो 100 फुट दूर मतदान केंद्रों से 100 फीट दूर आपको रोका जाएगा, आपका बुर्का उठाया जाएगा। उसके लिए उठाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं होंगी। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है वो भी निश्चित रूप से, बंगाल है तो वो बड़ी संख्या जो है वो ममता बनर्जी के का तंत्र भी हो सकता है। तो इसलिए वहां पर सीआरपीएफ की महिला जवान भी खड़ी रहेंगी कि कहीं कोई खेला वहां पर ना होवे। तो इसके लिए मतलब कुल मिलाकर बुर्का भी चेक होगा, आपकी उंगली की स्याही भी चेक होगी, और आपका आई कार्ड भी चेक होगा, आपका परिचय पत्र भी चेक होगा। और उसके बाद अगर आप फर्जी वोट करते हुए पाई जाएंगी या पकड़ी जाएंगी तो आपके जो एक चुनाव की धाराएं हैं कानून, उसमें सख्त कार्रवाई होगी। फिर आपको कहोगे कि जी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, बहुत तरह के कष्ट होंगे, बहुत तरह का पुलिस केस होगा, आप हो सकता है हज ना जाने पाओ, हो सकता है आपकी कुछ सरकारी सुविधाओं पर रुकावट हो। तो वो सब चीजें जो है वो निश्चित रूप से उनको भी सोचना पड़ेगा, उनको भी दिखाई देगा। और इस बार जिस तरीके का की पूरी व्यवस्था चुनाव आयोग की है, इसीलिए तो इसी को रोकने के लिए तो इतना दिन से प्रयास चल रहा था। और ये काम पहले हो जाना चाहिए था, कम से कम नहीं कुछ तो 24 में हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अब हो रहा है, ठीक है। बंगाल में मतलब आशा करनी चाहिए कि इस बार ही कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल, देर आए दुरुस्त आए, आदमी अपनी पिछली बातों से सीखता है। 2021 के चुनाव में सबको लग रहा था कि बीजेपी बाजी मार सकते, लेकिन नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो हिंसा हुई, उससे कम से कम सबक तो लिया गया, क्योंकि उस हिंसा की जो हिंदुओं के खिलाफ हुई थी आगजनी, नतीजे आने के बाद आप सोचिए उसकी जांच पड़ताल में कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी। कोलकाता हाई कोर्ट ने आदेश दिया था सीबीआई जांच का, तब तो सीबीआई की टीम वहां पर जांच पड़ताल करने पहुंची थी। नहीं तो वहां तो सीबीआई के अधिकारियों को मारने पीटने की, ईडी पर हमला करने की पुरानी रवायत है। ममता बनर्जी खुद फाइलें छीनकर भाग जाती है सर, यथा राजा तथा प्रजा। तो ममता बनर्जी के हिसाब से वहां के लोग चलेंगे ना। लेकिन इन्होंने एक और खेल किया है सर, वो जो आईपैक है उसने तो अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया, ममता को मझधार में छोड़ दिया। अरे जाते जाते आइडिया तो दे जाते कि इस अगले 24 घंटे में क्या खेल करें, ममता बनर्जी की सिंपैथी वोट मिल जाए, ये भी नहीं बताया। और अपने तमाम लोगों को आईपैक ने वहां पर अलग अलग विभागों में बैठा रखा है कर्मचारियों के तौर पर, और डाटा वाटा वहां से इकट्ठा करते। ये खेल भी तो कर रहे थे ये लोग। बिल्कुल, वो बड़ी संख्या में उनके कर्मचारियों को बेसिकली ये बात सामने आ रही है। कई लोग ये दावा कर रहे हैं, अभी चीजें और भी तथ्य इसमें स्पष्ट होंगे, कि ये आईपैक का जो पूरा तंत्र है, ये आम आदमी, अरे ये तृणमूल पार्टी की, तृणमूल कांग्रेस का एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट विंग की तरह काम कर रहा था। मतलब एक पार्टी अलग है और उसकी जो मैनेजमेंट, मतलब कि एक किस कार्यकर्ता, किसको टिकट मिलेगा, किसका टिकट कटेगा, कहाँ से कहीं कोई पैसा कमीशन खोरी जो है उस पूरे पैसे को रूट करना, हवाला किसी से रिश्वत लेनी है तो कैसे लेना, उसको कहाँ रूट करना, ये पूरा जो फंडिंग, एक चुनाव का जो एक इकोनॉमिक्स चलती है, उस पूरे इकोनॉमिक्स को ये प्रतीक जैन एंड पार्टी मतलब आईपैक कर रही थी। और पिछले चुनाव में इस काम को प्रशांत किशोर ने, जो बड़े ईमानदार बन के बिहार में आके घूम रहे थे, वो किया करते थे। और उनके ये ट्रेंड, उनके साथी, उनके सहयोगी अब इनके हाथ में था। तो ये जब इन लोगों ने समझ लिया कि यार ये पूरे इस तोते की जान, जो इस राक्षस की जान जो है वो इस तोते में है, और उस पर एकदम बिल्कुल सटीक प्रतिक्रिया ही, ममता बनर्जी भागती हैं, फाइल पकड़ती हैं, छीनती हैं, सब कुछ करती हैं। और वो फिर उसके बाद उनको एक तरह से कंफर्म भी हो गया। तो जिस तरीके से उनके अरेस्ट हुए, जिस तरीके से उनके पर एक्शन हुए, जिस तरीके से उनके पैसे पकड़े गए, उनकी सारी एक जो एक्टिविटीज का जो हिसाब किताब था उसको रोका इन्होंने कि भैया तुम क्या कर रहे हो। भाई पॉलिटिकल मैनेजमेंट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी के पूरे अफेयर्स को, पॉलिटिकल पार्टी के करप्शन को भी मैनेज कर रहे हो, तो ये कैसे होगा। ये कोई चुनावी तरीका ये नहीं है। पार्टी ही चुनाव लड़ती है, पार्टी की तरफ से कोई और चुनाव नहीं लड़ सकता। पार्टी की तरफ से आप केवल एक नाम रख दे रहे हो, पर्चा नाम सामने आ जा रहा है, और बाकी चुनाव तो कोई और ही लड़ रहा है। तो ये वाली व्यवस्था जो है, और उसके नाम पे लिए जाने वाले पैसे, उसके नाम पर लिए जाने वाला कमीशन, सब कुछ कोई और कर रहा है। तो तृणमूल ने जो अपने एक वेल आइल्ड पूरी एक जो एक मशीनरी बनाई थी इलेक्शन जीतने के लिए, वो इन लोगों ने क्रैक कर लिया। दूसरा जो इसमें आप देखिए बात वही आती है कि जो वायलेंस का जो सिस्टम है, वायलेंस का सिस्टम तो भाई तृणमूल का कार्यकर्ता करता है, और कार्यकर्ता में भी विशेष रूप से मतलब उनका जो पार्टी का जो एकदम बिल्कुल गली मोहल्ले का जो कार्यकर्ता है वो करता है, जो क्लब में बैठता है, जो गुंडई करता है। और इसके अलावा एक पूरी एक जिहादी जो एक हालांकि इस बार उसके पूरे इक्वेशंस में काफी बदलाव है, मतलब ओवैसी के आने और
मुस्लिम वोटरों का जो इस बार अब क्या होगा वो देखने की बात है कि क्या वो, हालांकि रहेगा तो ममता के साथ ही, लेकिन किस तरीके से वो बिहेव करेगा, थोड़ा बहुत स्विंग होगा तो वो कहाँ होगा, वो सब चीजें अभी देखने वाली बात है। तो वो पूरा जो एक तंत्र जिसके तहत हिंदुओं पर हमले हुए ममता बनर्जी ने करवाए, और बहुत ही स्ट्रेटजी वाइज कराए, सीबीआई की जांच हुई, मतलब जांच के आदेश दिए गए, कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए, वो केस तक कलकत्ता में नहीं चल पाया, वो झारखंड में वो केस चल रहा है। झारखंड की सीबीआई उस चीज के लिए जाती, कलकत्ता में सीबीआई दफ्तर की हिम्मत नहीं है कि वो जाकर हिंदुओं को के ऊपर हुए एक नृशंसता के साथ, कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, कितने लोगों की जान ली गई, कितने, अभी कुछ एक केस में उसमें सजा भी हुई है, जिसमें एक अभी टीएमसी के एक कार्यकर्ता को, एक बुढ़े सज्जन हैं जिनको अभी सजा हुई है, जिन्होंने कई महिलाओं और बच्चों को उसमें शिकार बनाया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये पूरी व्यवस्था है जिसमें पूरा तंत्र फेल है। सीबीआई नहीं काम कर सकती, ईडी नहीं काम कर सकती, काम कौन कर सकता है? टीएमसी का वॉलंटियर काम कर सकता है। काम कौन कर सकता है? आईपैक काम कर सकती है। काम कौन कर सकता है? ममता बनर्जी काम कर सकती है। तो फिर काहे लिए बंगाल भारत का हिस्सा है, और किस बात का फिर हम संविधान और स्वाधीनता और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। उस चीज को ठीक करना जरूरी है। अगर बंगाल भारत का हिस्सा है तो उसमें भारत का तंत्र चलना चाहिए। ये बात नहीं है कि आप वहां पर आप कोर्ट का आदेश नहीं मानो, वहां पर आप सीबीआई का मैंडेट खत्म कर दो। तो ममता बनर्जी वो कोशिश कर रही थी, तो इसलिए उस तरीके के उपाय आवश्यक थे, और वो उपाय हो रहे हैं। और ममता बनर्जी इस बार वाकई बहुत डरी हुई हैं, क्योंकि अगर आप पिछले चुनाव की बात करें, 2021 की बात कर लें, तो आज दिन तक, जब कल वोटिंग होनी है, आज दिन तक कितने लोगों की जान जा चुकी थी। 50 से ज्यादा केस दर्ज हो गए थे मारपीट के। और ऐसी खबरें आती थी कि बीजेपी का फलाना कार्यकर्ता देखिए पेड़ से लटका हुआ पाया गया, पैर उसके जमीन से छू रहे थे, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली। इस तरह की खबरें कितनी सारी आई थी। लेकिन पहली बार ऐसा है कि अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है। तो यानी कि पूरे तरीके से वहां पर मोर्चा संभाला हुआ है सुरक्षा बलों ने। लेकिन एक चीज और है, नंदीग्राम के ऑब्जर्वर को भी हटाया गया है। अब नंदीग्राम तो ममता बनर्जी की सीट हुआ करती थी पिछले चुनाव में। पिछली बार तो वो हार गई थी, तो वहां पर भी आपको लगता है घपलेबाजी हो रही थी? एसआईआर में तो कई ऑब्जर्वर्स की ट्रांसफर करनी पड़ी चुनाव आयोग को, लेकिन ये तो पर्यवेक्षक चुनाव के लिए होगा ना। देखिए, ममता बनर्जी अब तक का तो यही है ना कि उन्होंने एक, देखिए ब्यूरोक्रेसी कहीं बाहर से तो आती नहीं है, इसी समाज का हिस्सा है वो। अपने उनकी पॉलिटिकल अलाइन वो भी है, एक निष्ठा भी है। वो कई बारी अपनी सर्विस, अपने मैंडेट से ज़्यादा वो अपने अपनी राजनीतिक विचारधारा के लिए काम कर रही होती है। जैसा जैसा कि आपने उत्तर प्रदेश की बात बताई कि उत्तर प्रदेश के एक आईएएस थे जो कि वहाँ पर कूच बिहार में टीएमसी का सहयोग करते हुए एसआईआर के दौरान पकड़े गए, और उनका पैकअप कर दिया गया, उनको वापस भेज दिया गया। तो उस तरीके से निश्चित रूप से, अब ये जो ऑब्जर्वर साहब है इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं है कि क्या कर रहे थे, लेकिन निश्चित रूप से कुछ गंभीर मिला होगा। और वो गंभीर सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं, बल्कि बीएसएफ के जवान कुछ वहाँ पर इफ्तारी खाते पकड़े गए थे। कुछ और लोग भी जो थे वहाँ पर उनके क्लबों में बैठ के कैरम खेलते पकड़े गए थे। तो इस तरीके से वो इन्फ्लुएंस करने की, जो लोग भी वल्नरेबल लोग हैं, जिनको रिश्वत से जीता जा सकता है उनको रिश्वत से जिताओ, जिनको बिरयानी से खरीद सकते हो उनको बिरयानी से खरीदो, जिनको कोई और तरीका हो, कोई और तरीका प्रयोग करो। तो कुल मिलाकर वो इस तरीके से करने, और टीएमसी का पूरा तंत्र चलता कैसे, खरीदने, करप्शन पे बेस्ड है। तो कौन कहां पर कैसे किस तरीके से बिक जाए, निश्चित रूप से वो तो, ये एक चुनाव आयोग की एक सफलता इसको माना जाना चाहिए कि उन्होंने कम से कम टोपी पे टोपी तो बिठाई है। अगर कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है वहां पर तो वो भी अल्टीमेट नहीं है, उसको भी कोई देख रहा है। अगर उसको कोई देख रहा है तभी तो ये पकड़ा जा रहा है। अगर अगर आप देख रहे हैं, कोई देख रहा है, इसका भय ना हो, तो ममता बनर्जी तो चुटकियों में खरीद लेंगी। ममता बनर्जी किसी को किसी चीज में पकड़ लेंगी, किसी और कौन अपनी जान देना चाहता है? हर कोई डरता है, हर कोई। जो एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में जो बाहर से जजेस गए थे, जो जुडिशियल ऑफिसर्स गए थे और वहां पर एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में थे, उनको ऐसे से दूर दराज गांव देहात में भेजा जा रहा था। वहां आदमी देख रहा है कि गाय उल्टी लटकी हुई है, उसका मांस कट रहा है। जहां पर आप जाकर देख रहे हो कि भैया इतने टोपी वाले, इतने लुंगी वाले दिख रहे हैं, आदमी डर जाता है। हर किसी को अपना परिवार बच्चा देखना है, हर किसी को के लिए सुरक्षा थोड़ी दे रही है सरकार। तो बहुत ज्यादा संख्या में एसआईआर में नाम जो जितने कटने चाहिए थे उतने भी नहीं कटे। तो अब ये हर मोर्चे की लड़ाई है। उस मोर्चे पर आपने जितना जीत सकते थे आपने जीत लिया। अब आगे अब असली मोर्चा है, और इस मोर्चे के बाद भी संभवतः हो सकता है कि 4 मई तक मोर्चा रहेगा, क्योंकि 4 मई तक आपको
मतपेटियों मतलब ईवीएम को भी बचाना होगा, क्योंकि ये तंत्र तो गुंडा तंत्र है, ये किसी आपका ईवीएम तोड़ भी सकता है, ईवीएम पेटियों में धांधली भी कर सकता है। चुनाव आयोग होगा, लेकिन वहां पर बैठा हुआ जो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, जो वो क्या कर रहा है कौन जानता है, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है कौन जानता है, वो चाहे तो कहीं पे भी कुछ इधर उधर कर दे। तो वो चीज अगर चुनाव आयोग सुनिश्चित कर रहा है तो ये देश के लिए एक आश्वासन देने वाली बात है, कि अच्छी बात है कि चलो देख रहा है कोई। और अभी जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं कि बहुत जगहों पर सीआरपीएफ के जवान जो है, सीएएसएफ के जवान जो है, लोगों को भरोसा दे रहे हैं कि हम हैं, आप घरों से निकलिए। तो बहुत सी महिलाएं ये कहती हुई सुनी जा रही हैं उन वीडियोस में कि हम तो वोट देने जाते नहीं क्योंकि पुलिस वाले हमको जाने नहीं देते। तो अब सोचिए, इस बार कम से कम भय मुक्त वातावरण क्रिएट तो किया जा रहा है और दिख तो रहा है कि लोग वहां पर हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद तक ये सुरक्षा बल वहीं पर तैनात रहेंगे। तो जब आप ये भरोसा लोगों को देते हो कि नतीजों के बाद भी वहां पर रहेंगे, तो उनमें भरोसा आता होगा ना कि हाँ, हम सुरक्षित है। क्योंकि ममता बनर्जी के गुंडे तो ये कहकर धमकाते हैं कि कोई बात नहीं, नतीजे आने के बाद तुमको देख लेंगे। और वही हुआ था 2021 में, नतीजे आने के साथ ही उस रात में इतना कुछ शुरू हो गया था लोगों के ऊपर, हिंदुओं के घरों को जलाने का, महिलाओं के रेप और मारने की घटनाएं। जबकि ममता बनर्जी चुनाव जीत गई थी, लेकिन बीजेपी को 70 सीटें कैसे आ गई थी, खुंदक उस बात की थी। तो ये वातावरण कम से कम सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने मिलकर जो क्रिएट किया है, वो तो काबिल तारीफ है। देखिए, पिछली बार 70 सीटें आई थी, लेकिन भाजपा के इसके वोट बहुत बड़े थे। तो भाजपा जो थी वो खुश थी कि ठीक है, मतलब हमारा हम आगे बढ़ रहे हैं, सीटें भली नहीं आई। और पिछली बार के चुनाव में उनको आशा थी कि हम टक्कर देंगे, टक्कर देते हुए नहीं दिखे, लेकिन सीटों की संख्या में। दूसरी बात जो आप कह रही हैं, भय वाली बात, डराने धमकाने वाली बात, वो टूट रहा है तिलस्म, वो दो चीजों से दिख रहा है। जो बहुत सारे लोगों से जो मेरी बात हुई है उसमें दो चीजें हैं। एक तो पूरे बंगाल में पहले सिर्फ हिंदू क्षेत्रों में भाजपा के झंडे दिखते थे, इस बारी जहां पर बिल्कुल घनघोर डेमोग्राफी चेंज होगी, वहां पर भी आपको भाजपा के झंडे कुछ कुछ जगहों पे पॉकेट्स में मिल जाएंगे। एक सबसे बड़ा जो डर टूटने का, और बाकी कहीं पे भी कोई क्यों पंगे लेगा, भाजपा का झंडा लगा दोगे, कल फिर से ममता बनर्जी आ जाएंगी, आपको तंग करेंगी, आपके घर पे कोई संकट आएगा। और तो वो एक बात आ रही है कि भाजपा के झंडे जगह जगह दिख रहे हैं। दूसरी चीज जो है वो लोग, एक बंगाल के बारे में कहा जाता है कि लोग जो ओपिनियन पोल वगैरह होते हैं, ओपिनियन पोल में लोग अपनी राय नहीं बताते। ओपिनियन पोल अभी की बात नहीं कर रहा, मतलब जो एक मीडिया के चैनलों पर या कोई मीडिया का व्यक्ति अनौपचारिक रूप से जब बात कर रहा होता है कि भाई क्या होगा, क्या लगता है, आप किसको दोगे, क्या माहौल है, टाइप की जो बातें होती हैं, तो पहले लोग एकदम शांत रहते थे, बोलते नहीं थे। जैसे यूपी बिहार में या किसी भी सामान्य राज्य में आप चले जाइए, तो वहां लोग अपने कोई अगर आप चाय की दुकान पे खड़े हैं, वहां पर आपने पूछा तो तुरंत वहां की जो पब्लिक है दो हिस्सों में बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो एक कुछ सपा के समर्थक होंगे, कुछ बसपा के समर्थक होंगे, कुछ भाजपा के समर्थक होंगे। और वो तीनों, भले ही भाषा उनकी इधर ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन वो तीनों एक मर्यादा में रहते हुए, कोई मार पिटाई नहीं करेगा, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा तू मैं होगी। लेकिन हर कोई अपना ओपिनियन रखने के लिए, बिल्कुल उसके मन में किसी कोने में कोई भय संकोच नहीं होगा। हालांकि अखिलेश यादव चाहते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि उनके पिताजी ने इसकी बुनियाद बनाई थी, 5-6 साल उन्होंने इस व्यवस्था को कायम रखा था। लेकिन उनके जाने के बाद और समय समय पर चूंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने उनकी सत्ता को हटा दिया था, तो वो कायम नहीं रहा। यहाँ जब कंटिन्यूटी में आ गई इनकी सत्ता, तो वो कायम हो गया भय। तो वो जो भय का एक माहौल था, वो बंगाल में लोग अब कहीं ना कहीं टूट रहा है। लोग बोल रहे हैं कि भैया हम तो इसको देंगे। जो एक बाकी राज्यों का एक चरित्र था कि भाई हम अपना अपना कम से कम हम राजनीतिक राय बोल तो सके, मेरा कैंडिडेट हार जाए कोई बात नहीं, मैं हार जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मैं बोल तो सकूं, बोलने में तो ना डरूं। वो डर जो है वो दूर हो रहा है। और अगर वो डर दूर हो रहा है तो उसके परिणाम निश्चित रूप से, मतलब कुछ लोगों का दूर हुआ होगा, 100% तो नहीं दूर हुआ होगा। तो 100 में से अगर 5 लोग खुल के बोल पा रहे हैं और वो चीज रजिस्टर हो रही है, तो हो सकता है 95 लोग जो नहीं चुप हैं वो जाकर इलेक्शन के दिन बोल आए, ईवीएम पर बोल आए। और दूसरी बात है कि इत्र उत्तर टाइप के जो फ्रॉड हो, जो कहानी हम सुना करते थे कि इत्र लगा देते थे बीजेपी के कमल के फूल पे, बटन पे टेप चिपका देते थे कि कोई जो है वो बटन उनका ना दबाने पाए। इत्र वाला तो बहुत बहुत ही खतरनाक था कि भैया अब आप छूने से भी डरोगे बीजेपी के कमल के फूल को, क्योंकि आपके उंगली में खुशबू लग जाएगी और बाहर जो है वो टीएमसी का गुंडा सूंघ के आपको हो सकता है गोली मार दे। तो इस तरीके की जो सारी जो यहाँ से लेकर बाइक रैली और बुर्का वालियों को रोकना, ऑब्जर्वर्स पर नजर रखना, 800 बमबाजों को रोकना,
ये सब जितनी भी सब चीजें हैं, मतलब सोचिए कि मतलब कोई दो चार नहीं बल्कि शायद सैकड़ों में कुछ बातें तो पब्लिक में आ जाती हैं, शायद सैकड़ों में ये तरीके रहे होंगे इस महिला के, जो अपने आप को बहुत बड़ी शक्तिशाली मुख्यमंत्री बताती है, लेकिन उसकी शक्ति का यही वो है। मतलब एक बात कही जाती है कि बंगाल में इस बारी ममता बनर्जी का रियल स्ट्रेंथ नजर आएगा। बंगाल में ममता बनर्जी को इस बारी जो वोट मिलेंगे वही उनकी रियल स्ट्रेंथ होगी, और संभवतः दो मतलब पिछले कम से कम, ठीक है 3 बार आप, चौथी बार आप आओगी कि नहीं आओगी इसकी बात है, लेकिन पहली बार के बाद, पहली बार तो निश्चित रूप से ये लोकप्रिय थी, लेकिन दूसरी और तीसरी बार आपका यही वोट प्रतिशत रहा होगा। आपकी सत्ता अवैध थी, आप फ्रॉड से दो दो बार 10 साल तक आप उस सत्ता में रही थी, ये पता चलेगा। बिल्कुल, इस बार के चुनाव में पता चलेगा ममता बनर्जी सही मायने में कितने पानी में है। और फिर पोलिंग बूथ पर जो इंतज़ाम है कि जो सीसीटीवी कैमरे 360 डिग्री पर घूम जाएँगे, अगर ईवीएम के सामने 2 लोग खड़े हो गए, तो अलार्म बज जाएगा, हूटर बज जाएगा, और दिल्ली से मॉनिटर किया जाएगा सीसीटीवी कैमरा के ज़रिए, ड्रोन के ज़रिए पूरे उस पे नज़र रखी जाएगी। ये अपने आप में मतलब आपने भी इतने सारे चुनाव कवर किए, मैंने भी, तो पहली बार देखा जा रहा है कि ऐसे वॉर लेवल के बंदोबस्त हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में। ऐसे इंतजाम, ऐसे अभूतपूर्व इंतजाम तो किसी और दूसरे राज्य में कभी देखे ही नहीं गए। देखिए इसमें तो, ये तो बंगाल का चरित्र है। वो जो आर के लक्ष्मण का कार्टून जो बड़ा ही चर्चित है इस समय 70-71 का, जिसमें दिखाया जा रहा है कॉमन कि एक पूरी फौज जा रही है, ऊपर फ्लाइटर प्लेन जा रहे हैं, कोई पूछ रहा है कि क्या बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ गई है क्या, तो बताया जा रहा है कि नहीं नहीं, बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने जा रहे हैं। तो बंगाल में तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऐसे ही होते रहे कि आर्मी लगानी पड़ती है, आर्मी लग रही है, कुछ नया तो हुआ नहीं है। जो तमाशा नौटंकी कर रहे थे जब वहां पर अधिकारियों की मीटिंग हो रही थी और पूरा एक ऑडिटोरियम भरा हुआ था, तो उसकी फोटो यही महुआ मित्रा और सागरिका घोष ट्वीट कर करके कह रही थी कि क्या मतलब वहाँ वॉर हो रहा है क्या, कि आप इतने इतने सारे लोगों को लगा रहे हो। अरे भैया, वहाँ का तो चरित्र आपके और आपके जो पहले के जो वामपंथी थे उन्होंने यही बनाया है कि वहां पर चुनाव इसी तरीके से हो पाते हैं। अगर चुनाव उस तरीके से ना हो तो हजारों लोगों की, सैकड़ों लोगों की जान जाएगी वहां पर। अगर आज से ये 2.5 लाख जवान हटा दिए जाएं तो बंगाल का जो वो है कि न जाने कितने निर्दोषों को मारा जाएगा, न जाने कितने लोगों के साथ आप महिला मुख्यमंत्री हो, महिलाओं के साथ ही वो दरिंदगी होगी, बच्चे मारे जाएंगे। तो भैया, या तो आप लोगों की जान बचा लो, ढंग का इलेक्शन करा लो। ढंग का इलेक्शन कराना ही तो लोकतंत्र का लक्ष्य है। अगर लोकतंत्र में कोई आकर चुनाव हाईजैक कर ले और चुनावों को अपने तरीके से वो घुमा ले, तो ये फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं, इस लोकतंत्र का कोई तात्पर्य नहीं है। तो वास्तव में अगर लोकतंत्र के लिए सेना और पुलिस लगाने की, मतलब सीआरपीएफ लगाने की जरूरत है, तो वो लगाई जानी चाहिए, और लगाई गई है, इसमें क्या बुराई है। और दूसरी तरफ जो एक दूसरे पर आरोप लगाने की बातें हो रही हैं, आप देखो कि खड़गे की जुबान फिर से फिसल जाती है, पीएम मोदी को आतंकवादी बता दिया। अभी कुछ दिन पहले आरएसएस और बीजेपी को याद है आपको, जहरीला सांप बता रहे थे कि नमाज पढ़ते वक्त अगर जहरीला सांप दिख जाए तो आप उसको मारने दौड़ेंगे। तो अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपको बीजेपी आरएसएस के लोग दिख जाए तो उनको मार देना। ये क्या हो गया है उनको इस उम्र में? उनको कहाँ भजन भुजन करना चाहिए, राम का नाम जपना चाहिए, क्या क्या बोलते रहते हैं। नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे, देखिए मल्लिकार्जुन भगवान शिव का नाम है, लेकिन मल्लिकार्जुन जो है वो उनके बेटे ने कहा था हिंदू धर्म को मलेरिया और डेंगू कहने वालों में उनके सुपुत्र प्रियांक खड़गे भी हैं जो 10वीं पास है। और ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, जिस समय निजाम के समय, जिस समय जो क्या उनको बोलते थे, रजाकारों की हिंसा हुई थी हैदराबाद में, उनमें इनके पूरे परिवार को मुसलमानों ने जला दिया था। और ये जो है उस जलाने का इनको इतना सदमा हुआ, इतना इनको हुआ कि आज ये हिंदू धर्म को गाली देते हैं और कहते हैं कि हिंदुओं ने उनके ऊपर 1000 साल अत्याचार किया। मतलब आप हिंदू होने के नाते आप शिकार हुए, शिकार करने वाले मुसलमान थे, राजा आपका मुसलमान था 500 साल से, लेकिन अत्याचार आप पे हिंदुओं ने किया। आज आप हिंदुओं को गाली दे रहे हो। तो राम राम तो ये नहीं करेंगे। अच्छा है कि मतलब राम से तो वैसे भी इनका संबंध टूट चुका है और ये सोनिया सोनिया कर रहे हैं। तो आपको याद होगा जब ये एक बारी कहा था कि इन्होंने कि मैं राजनीति में जहां कुछ भी हूं वो सोनिया गांधी के बदौलत हूं, जबकि ये सोनिया गांधी के राजनीति में आने से बहुत पहले ये मतलब जनता से जुड़े नेता थे, ये लोकप्रिय नेता थे, ये बड़े नेता थे, कोई ऐसे छोटे मोटे नेता नहीं थे। लेकिन कांग्रेस की कल्चर है कि भैया आप चप्पल चाट के ही अगर आपको बड़ा बनना है तो कसम है, आपको अपना पूरा अपना पुण्य प्रताप आपको नहीं दिखा, आपको अपनी पूरा वो
अपना वो मेहनत नहीं दिखी जिसके कारण आप विधायक बने होंगे, कितनी चप्पलें घिसी होंगी, कितने हजारों लाखों लोगों से मिले होंगे। आज आपकी जो जबान फिसल रही है वो आपका फ्रस्ट्रेशन है। आपको दिख रहा है कि आप खुद भी अशक्त हो, और दूसरी बात है कि भारत जो ये पूरा, ये एक तरह से भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से कहें तो ठीक ही है। कभी मणिशंकर अय्यर ने कहा था यही सब इसी तरीके की गाली गलौज की थी, फिर संदीप दीक्षित ने किया था, इस तरीके से प्रणब मुखर्जी के जो सुपुत्र हैं उन्होंने भी इसी तरीके की गाली गलौज की थी। तो कुल मिलाकर ये गाली गलौज करने और रातों रात आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाने का जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो एक प्रथा है जो राहुल गांधी ने डाली है, और वो गाली में राहुल गांधी भी पीछे नहीं है। शुरुआत की थी सोनिया जी ने, खून का सौदागर और क्या क्या कह के, मौत का सौदागर। तो ये अगर ये कह रहे हैं तो इनको कह लेने दीजिए, इनकी फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगी। और दूसरी बात है कि देश को एक बार फिर से याद आ जाएगा कि कांग्रेस पार्टी है क्या। क्योंकि आज जो बार बार लोगों को भ्रम होता है कि नहीं, कांग्रेस पार्टी के साथ विपक्ष में रहते हुए जो सबसे बड़ी विफलता है कि वो एक विपक्ष की पार्टी की जो जिम्मेदार भूमिका होती है, जो एक मर्यादित भूमिका होती है, वो निभाने में वो पूरी तरह से विफल रही है। वो गाली गलौज कर सकती है, गाली गलौज के अलावा उसके पास ना तो कोई अल्टरनेटिव है। आज यूजीसी के लिए जो लोग नाराज हैं, यूजीसी के लिए आप नाराज हैं, तो वो कौन सा ला रहे हैं बिल? रोहित वेमुला बिल। यूजीसी बिल में तो फिर भी आप बच जाओगे, यूजीसी बिल में तो कोई आपके लिए कोई समस्या नहीं है। यूजीसी बिल पर विरोध किया, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, सरकार पीछे हट गई। लेकिन रोहित वेमुला पर आप राहुल गांधी को पीछे हटा के दिखा लो। रोहित वेमुला तो एक फर्जी आई है, वो था दलित था, वो तो दलित था भी नहीं, वो एक फ्रॉड था। लेकिन आप वो उसको लेकर आ रहे हो। तो वही बात है कि जब भी इस तरीके के मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस पार्टी का कोई नेता जब इस तरीके की अंट शंट अनाप शनाप बोलता है, तो एक बारी भाजपा वालों को, जो उनको बहुत जोश आ रहा होता है कि मोदी जी हमारे जो है बिक गए हैं, मोदी जो है सीआईए के एजेंट हैं, मोदी फलाने के एजेंट हैं, ढिमकाने के एजेंट हैं, सबको समझ में आता है कि लड़ाई इतनी आसान नहीं, इतनी सरल नहीं है। इस लड़ाई को लड़ने में आपको किस तरीके के लोगों का सामना करना है, और वो भी देखना है। और ये देखिए भाजपा की जो शैली है, कल से लेकर आज तक आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को उनकी उम्र याद दिला रहे हैं भाजपा के नेता, कोई किसी ने उनके लिए कोई अपशब्द नहीं बोला, किसी ने पलट के कोई ऐसी बात नहीं कही। लेकिन जो कांग्रेस की जो कल्चर है उसको समझते भाजपा वालों से ज्यादा कांग्रेस वाले समझते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा पे जब इसी तरीके की हरकत की पवन खेड़ा ने, तो जिस तरीके की पलट पलट कर गालियां उन्होंने भर भर के दी, जिस तरीके से पेड़ा और उनको सब कुछ दुनिया भर की बातें उन्होंने सुना दी, तो कांग्रेस आज की डेट में जिस मानसिक अवस्था में, उनको हेमंत बिश्व शर्मा ही सूट करते हैं, जो ना सिर्फ उनकी गालियों का जवाब उनकी दोहरी गालियों से दें, जो उनके लिए पुलिस दौड़ा दें। और अब दिक्कत क्या है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को तो आप पुलिस भी नहीं भेज सकते हो, क्योंकि इतनी उम्र में तो पुलिस में चले गए, कहाँ जाएंगे, थाने लॉकअप में, फिर वो भगवान के पास ही उनका मतलब आयु हुई। उनकी बात आपकी सही है कि उनको संन्यास ले लेना चाहिए। वो तो माफी भी मांगी थी सांप वाले बयान पर उन्होंने, अब क्या पता इसके लिए भी कहा जा रहा है माफी मांगे, देश से माफी मांगे, क्योंकि ये तो चुने हुए प्रधानमंत्री का अपमान है, आतंकवादी आप कैसे बोल सकते हैं, ये सब बातें चल रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी और उनका कैडर डरा हुआ है, क्योंकि अमित शाह ने कल एक रैली में साफ साफ कह दिया कि 4 मई के बाद जो तृणमूल के गुंडे उनको उल्टा लटका कर लाया जाएगा। तो ममता बनर्जी का डरना लाजमी है, और इसीलिए बीजेपी के कुछ उम्मीदवारों पर हमले भी कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के लोग। लेकिन मुझे तो फिर ये लग रहा है कि अभी कुछ घंटे बाकी हैं। चंद्र प्रकाश जी, ममता बनर्जी ड्रामा क्वीन है, कोई ना कोई कांड जरूर होगा। हो सकता है कोई उनकी अपनी पार्टी का कार्यकर्ता स्याही फेंक दे, केजरीवाल से सीखा होगा। हो सकता है कहीं गिर जाएं, कहीं कोई आके उन पर हमला कर दे, कुछ भी हो सकता है। तो हमें इतनी जल्दी ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ममता बनर्जी हार गई हैं। उनका सिंपैथी वोट गेन करने के लिए अभी भी उनके पास 8-10 घंटे 12 घंटे का समय है। तो देखते हैं इस दौरान ममता बनर्जी अब कौन सा पैंतरा आजमाती है। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव आयोग ने और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर चाक चौबंद बंदोबस्त इस बार कर दिए हैं, और लोग भय मुक्त वातावरण में वोट डालने कल सुबह जाएंगे। और तब पता चलेगा कि ममता बनर्जी सही मायने में कहाँ खड़ी हैं, कितनी पानी में है। आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद।